नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी के चैप्टर 11 की। और इस चैप्टर का नाम है वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। तो ये चैप्टर मॉडर्न डे इसकी रिलेवेंसी काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें जो पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे, क्लाइमेट के कितने क्लासिफिकेशन हैं और पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एक व्लादिमीर कोपेन का क्लासिफिकेशन है। हम लोग समझेंगे कोपेन ने कैसे पूरे वर्ल्ड की क्लाइमेट को क्लासिफाई किया है। और क्लाइमेट चेंज दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, क्लाइमेट इन द रिसेंट पास्ट, जब चेंज हुए हैं तो निकटवर्ती भूतकाल में किस तरह की क्लाइमेट रही है। इसके पश्चात कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, इस चेंज के कारण क्या रहे। और फाइनली एक टॉपिक है, बहुत ही बर्निंग टॉपिक है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो इन सब चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो सबसे पहले आते हैं हम क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन पे। तो पहला प्रश्न ये उठता है कि क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों है, किसी भी विषय वस्तु या विषय का क्लासिफिकेशन हम करते क्यों हैं। तो इसका उत्तर है कि क्लासिफाई करने से किसी भी संपूर्ण विषय को हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और फिर उन छोटे पार्ट्स की प्रॉपर स्टडी की जा सकती है। तो अध्ययन स्पेसिफिक हो, छोटे लेवल पे जाके हो, इसलिए क्लासिफिकेशन जरूरी हो जाता है। तो इस रेफरेंस में हम देखेंगे कि क्लाइमेट के क्लासिफिकेशन में 3 अप्रोचेस होती हैं। पहला अप्रोच है इंपिरिकल क्लासिफिकेशन या अनुभवजन्य वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में डाटा पे काम किया जाता है और वो डाटा पर्टिकुलरली तापमान का होता है और वर्षा का होता है। दूसरा वर्गीकरण होता है जेनेरिक क्लासिफिकेशन या जननिक वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में मुख्यतया उन वर्गीकरण के कारणों पे जोर दिया जाता है, कारणों के आधार पे वर्गीकरण किया जाता है। और तीसरा अप्लाइड क्लासिफिकेशन या अनुप्रयुक्त वर्गीकरण, इसमें हमारा विशिष्ट उद्देश्य होता है इस वर्गीकरण को करने का। तो ये 3 वर्गीकरण है और कोपेन का वर्गीकरण है, ये रिलेटेड है इंपिरिकल क्लासिफिकेशन से। तो कोपेन के स्कीम को हम लोग समझते हैं, वर्गीकरण की स्कीम को। व्लादिमीर कोपेन बेसिकली जर्मन जलवायुवेत्ता थे और इन्होंने जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उस वर्गीकरण में इन्होंने वेजिटेशन और क्लाइमेट, वनस्पति और जलवायु, इन 2 आधारों पे वर्गीकरण किया है। क्योंकि ये मानते थे कि वनस्पति और जलवायु में बहुत ही आंतरिक संबंध है, गहन संबंध है, और उसी को इन्होंने यूज किया। और फिर इन्होंने मंथली टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन यानी वर्षण के आंकड़ों को प्रयुक्त किया है। तो इन्होंने पूरे विश्व की जलवायु को मोटे तौर पे 5 भागों में विभाजित किया है और ये इस चार्ट से हम लोग सारणी से देख सकते हैं। इन 5 भागों का आधार तापमान और वर्षा की मात्रा है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि सबसे पहला ए प्रकार की जलवायु जो ट्रॉपिकल जलवायु को शो करता है। दूसरा बी प्रकार की जलवायु जो ड्राई क्लाइमेट को शो करता है। तीसरा वार्म टेम्परेट सी टाइप। चौथा कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, ये चौथे प्रकार की जलवायु है। और 5वां कोल्ड क्लाइमेट। और इसमें जो एच दिख रहा है, एच मीन्स क्लाइमेट ऑफ हाईलैंड, ये बेसिकली कोपेन की मूल योजना का वर्गीकरण नहीं है, इसको बाद में जोड़ा गया है। तो कोपेन ने पूरी पृथ्वी को मोटे तौर पे 5 भागों में विभाजित किया, जिसको कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी और ई से डिनोट किया गया। इसमें बी वर्षा की मात्रा पर निर्धारित है क्योंकि ये शुष्क जलवायु को प्रदर्शित कर रहा है, जबकि ए सी डी और ई ये चारों प्रकार की जलवायु का आधार तापमान है। तो तापमान और वर्षा की दृष्टिकोण से कोपेन ने बड़े स्तर पे 5 भागों में विभाजित किया। अब इन्होंने उस 5 भागों को विभाजित करने के लिए सेकेंड ऑर्डर के कुछ कैपिटल और कुछ स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया। इन लेटर्स में जो मुख्य मुख्य लेटर्स हैं, पहला लेटर है स्मॉल एफ। स्मॉल एफ प्रदर्शित करता है पूरे वर्ष भर वर्षा वाले क्षेत्रों को। दूसरा लेटर है एस। एस मीन्स समर ड्राई, ऐसे क्षेत्र जहां पे ग्रीष्मकाल शुष्क होते हैं। तीसरा लेटर है डब्ल्यू। डब्ल्यू इज विंटर ड्राई, जिसमें जाड़े के मौसम शुष्क होते हैं। और चौथा है एम। एम मीन्स शो करता है मानसून टाइप ऑफ क्लाइमेट को, जो मानसून जलवायु के क्षेत्र हैं उनको कोपेन ने एम से डिनोट किया। दूसरे ही क्रम में कुछ बड़े लेटर भी प्रयोग हुए। कैपिटल लेटर डब्ल्यू, कैपिटल लेटर में ही एस, कैपिटल लेटर एफ और कैपिटल लेटर टी। तो जो W और S कैपिटल लेटर में है, S मीन्स स्टेपी जलवायु को प्रदर्शित करता है जो अर्ध शुष्क प्रकार की जलवायु है। W कैपिटल ये शुष्क जलवायु, शुष्क मरुस्थलीय जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो S और W का प्रयोग
हरदम बी टाइप ऑफ क्लाइमेट के साथ होता है। और एफ फ्रोजन जलवायु को प्रदर्शित करता है जहां पे वर्ष भर हिम जमा रहता है। और टी टुंड्रा जलवायु को प्रदर्शित करता है। तो एफ और टी ये दोनों ई प्रकार की जलवायु के साथ जुड़ के सेकेंड ऑर्डर के क्रम में आते हैं। कोपेन ने अपने वर्गीकरण को और स्पष्ट किया, तीसरे प्रकार के इसमें छोटे लेटर जोड़े। इन लेटर्स में मुख्यतया स्मॉल ए, बी, सी, डी, एच और के ये तीसरे क्रम के लेटर्स हैं, जिसमें ए जलवायु डिनोट करती है अत्यधिक ग्रीष्म ऋतु को, जबकि बी जलवायु डिनोट करती है सामान्य ग्रीष्म ऋतु को। सी जलवायु डिनोट करती है जहां पे गर्मियों की अवधि लगभग 3 से 4 महीने की होती है, यानी ग्रीष्म काल कम अवधि का होता है। डी प्रकार की जलवायु अत्यधिक सर्द और शुष्क ऋतु को प्रदर्शित करती है। एच ये एक्चुअली स्मॉल एच है। ये एच शो करता है गर्म और शुष्क जलवायु को, जहां पे तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। के जलवायु ये स्मॉल के है। ये जलवायु प्रदर्शित करती है सर्द और शुष्क प्रदेशों को, जहां पर तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम होता है। ये कुछ अक्षर हैं जिनका प्रयोग कोपेन ने अपने वर्गीकरण में किया। तो इन सारी अक्षरों को मिला के जो फाइनल वर्गीकरण कोपेन ने दिया, इसको हम लोग इस चार्ट की सहायता से समझते हैं। तो जो ए प्रकार की जलवायु है ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, और इसके साथ जो अक्षर जुड़े हुए हैं, एफ जुड़ा है, एम जुड़ा है और डब्ल्यू जुड़ा है। एफ का माने जहां वर्ष भर वर्षा होती हो, जहां कोई शुष्क मौसम नहीं होता हो, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं, दिस इज नो ड्राई सीजन, इसमें कोई भी शुष्क मौसम नहीं होता है। एम का मतलब था मानसून जलवायु। डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई, जिसमें वर्षा गर्मियों में होती है। ए डब्ल्यू ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो ये ए क्लाइमेट के प्रकार हैं। फिर हम आते हैं बी क्लाइमेट पे। बी के साथ साथ कौन शब्द जुड़े हुए हैं? कैपिटल एस और कैपिटल डब्ल्यू और स्मॉल एच और स्मॉल के। तो इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को मिलाते हैं हम लोग, तो जो बी ड्राई क्लाइमेट है, जिसका आधार वाष्पीकरण है। यहाँ पे सब ट्रॉपिकल स्टेपी, इसकी विशेषताएं होती हैं लो लैटिट्यूड, सेमी एरिड। सेमी एरिड यानी जहां पे वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से लेके 75 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि जो ड्राई सीजन होता है, ड्राई में वर्षा की वार्षिक मात्रा 25 सेंटीमीटर से कम होती है। दूसरा ट्रॉपिकल डेजर्ट, बी डब्ल्यू स्मॉल एच, इसमें लो लैटिट्यूड एरिडार ड्राई रीजन। तीसरा मिड लैटिट्यूड स्टेपी, जिसको बी एस और स्मॉल के से डिनोट करते हैं। तो ये मिड लैटिट्यूड सेमी एरिडार ड्राई रीजन। जो कैपिटल एस है, इसमें ये शो करता है स्टेपी प्रकार की जलवायु को। तो स्टेपीज अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु होती है। और चौथा प्रकार इसमें मिड लैटिट्यूड डेजर्ट। तो ये शुष्क प्रकार के प्रदेश हैं। तो बी का क्लासिफिकेशन 4 प्रकार की जलवायु में होता है। और तीसरा हम देखते हैं सी, दिस इज वार्म टेम्परेट या मिड लैटिट्यूड की जलवायु। तो सी के साथ भी देखिए एफ अक्षर का प्रयोग हुआ है, और एफ का प्रयोग ए जलवायु के साथ होता है, बी के साथ नहीं होता। सी के साथ होता है और डी के साथ होता है। तो जो पहला क्लासिफिकेशन सी में सी, एफ और तीसरा लेटर ए, इन तीनों को मिला के जो जलवायु प्रकार बनता है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, जिसमें कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता। जहां जहां एफ स्मॉल लेटर में यूज हुआ है सेकेंड ऑर्डर में, वहां पे ड्राई सीजन नहीं होता। इसको हम कहीं पर भी देख सकते हैं। यहाँ ए के साथ देखें नो ड्राई सीजन, सी के साथ देख रहे हैं नो ड्राई सीजन, डी के साथ जब देखेंगे ये भी नो ड्राई सीजन। तो एफ जहां जहां यूज हुआ है वहां पे कोई ड्राई सीजन नहीं होता, वर्ष भर वर्षा होती रहती है। दूसरा क्लाइमेट सी एस, एस मीन्स समर ड्राई, यानी वर्षा गर्मियों में न होके जाड़ों में होती है। तो ये भूमध्य सागरीय जलवायु की एक विशिष्टता है। तो यहाँ पे समर कैसा होता है? ड्राई होता है और हॉट होता है। तीसरी जलवायु सी एफ बी, बी को हम लोगों ने यूज किया था, वो सामान्य ग्रीष्म ऋतु को प्रदर्शित कर रहा था। तो एफ लगा, दैट मीन्स नो ड्राई सीजन और वार्म एंड कूल समर। तो ये सी के 3 उप विभाग हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं डी प्रकार की क्लाइमेट को। तो डी इज कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, और इसमें 2 बनते हैं, एक इसमें एफ जुड़ा है, एक डब्ल्यू जुड़ा है। एफ मीन्स कि कोई भी ड्राई सीजन नहीं है और डब्ल्यू मीन्स विंटर ड्राई। तो ह्यूमिड
कॉन्टिनेंटल प्रकार की जलवायु है जिसमें नो ड्राई सीजन है, सीवियर विंटर है, जाड़े, क्योंकि डी जलवायु कोल्ड जलवायु को प्रदर्शित करती है। सब आर्कटिक, डी डब्ल्यू, विंटर ड्राई, जहां डब्ल्यू सेकेंड ऑर्डर में आया दैट मीन्स विंटर ड्राई, जहां एस आया है दैट मीन्स समर ड्राई। तो विंटर ड्राई एंड वेरी सीवियर ये कॉन्टिनेंटल प्रकार की जलवायु होती है। तो डी के हम लोग देख सकते हैं दो पार्ट। ई क्लाइमेट पे आते हैं। ई क्लाइमेट में ई टी और ई एफ। टी को हमने देखा था कैपिटल टी मीन्स टुंड्रा टाइप की क्लाइमेट, और कैपिटल एफ मीन्स फ्रोजन ग्राउंड जहाँ पे परमानेंट आइस जमी रहती है। तो ई क्लाइमेट को, जो कोल्ड क्लाइमेट को शो करता है, ई के दो पार्ट हैं, ई टी और ई एफ। तो टी में नो ट्रू समर, टुंड्रा में कोई भी गर्मी का मौसम नहीं होता है, वहाँ पे वर्ष के 6 से लेके 8 महीने तक पूरा बर्फ जमा रहता है। जो 2-3 महीने होते हैं उनके में बर्फ पिघलता है, लेकिन फिर भी तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं होने पाता। और ई एफ में पेरिनियल आइस, यहाँ सदैव बर्फ जमी रहती है। कोपेन के क्लासिफिकेशन में एक जोड़ा गया एच बाद में, ये शो करता है हाईलैंड की जलवायु को, जो उच्च भूमि, जो पर्वतीय क्षेत्र हैं, बहुत ज़्यादा पठारी क्षेत्र हैं, तो इस क्लाइमेट को एच कहा गया। और ये हाईलैंड ऐसे हैं जिनके ऊपर वर्ष भर स्नो का कवर होता है। तो इन सब वर्गीकरण को हम इस डायग्राम पे देखते हैं। ये डायग्राम शो करता है, ये ब्लू कलर में ए टाइप की जलवायु है। ये ब्लू कलर ए जो इक्वेटर के अराउंड है, ये सारा ए प्रकार की जलवायु है। ए प्रकार के साथ ये बी प्रकार की जलवायु जो डेजर्ट या शुष्क जलवायु है। तो ये बी प्रकार की जलवायु है, जो भी मरुस्थलीय भाग है, जो शुष्क अर्ध शुष्क है, वो बी प्रकार की जलवायु है। एटलस उठा के आप देखिए सारे के सारे मरुस्थल हैं। फिर यहाँ से सी प्रकार की जलवायु है। तो सी मध्य अक्षांशों की जलवायु है। तो ये जितना ग्रीन और ब्लू कलर दिख रहा है दैट इज ऑफ सी टाइप की जलवायु। डी इसके ऊपरी भाग में है, सी की तुलना में तापमान जहाँ कम होता है। और डी के बाद आता है ई। ई में हमारे ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका, ये सब ई प्रकार की जलवायु है। तो इन सब जलवायुओं को हम थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले हम इस क्रम में समझते हैं ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट या ए प्रकार की जलवायु को। अब इस ए प्रकार की जलवायु में 3 पार्ट किए जाते हैं, ए डब्ल्यू, ए एफ और ए एम। तो ए यानी उष्ण कटिबंधीय जलवायु, और W मीन्स विंटर ड्राई, F मीन्स नो ड्राई सीजन जहाँ कोई शुष्क नहीं है, हरदम आर्द्र मौसम होता है, और AM मीन्स उष्ण कटिबंधीय मानसूनी प्रकार की जलवायु। तो इसको हम लोग कलर से देख सकते हैं। ये 3 कलर हैं, AF, AM और AW। AF का कलर सबसे ज़्यादा डार्क है, जो कोरोप्लेथ का मेथड होता है जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है, उसका सेट सबसे डार्क होता है। तो ये बीच वाला जो पोर्शन है ये AF जलवायु है, जिसमें कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है और वर्ष भर वर्षा होती है। ये एक्चुअली संवहनीय वर्षा के क्षेत्र होते हैं। तो जब इन क्षेत्रों की पहचान हम लोग की जाए तो यहाँ पे अमेजन बेसिन, जो बहुत बड़ा उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का क्षेत्र है, और इसको सेल्वाज कहते हैं। दूसरा हमारा कांगो बेसिन में है, और तीसरा इंडोनेशिया का पार्ट है। तो इन क्षेत्रों में प्रतिदिन वर्षा होती है, दिन भर तापमान बहुत उच्च रहता है, और शाम को 4 बजे के आसपास वर्षा हो जाती है, जिसको शाम को 4 बजे की वर्षा कहा जाता है। और ज़्यादा वर्षा और ज़्यादा तापमान होने से उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। वनस्पतियों के कई लेयर्स पाए जाते हैं, इनमें कैनोपी के 5 लेयर होते हैं लगभग, और सूर्य का प्रकाश नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो नीचे की भूमि अमूमन दलदली होती है और जैव विविधता से प्रचुर क्षेत्र होते हैं। अब इसमें जो दूसरे प्रकार की जलवायु होती है AW मीन्स कि विंटर इज ड्राई। तो यहाँ पे जो अधिकतर वर्षा होती है वो होती है समर सीजन में। और AW प्रकार की जलवायु AF प्रकार की जलवायु के आसपास पाई जाती है। इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे जो क्षेत्र हैं, यहाँ ये किनारे किनारे वाले क्षेत्र, AF के पास वाले क्षेत्रों में AW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इसमें AF प्रकार और AM प्रकार के तुलना में वर्षा की मात्रा कम होती है, और वर्षा का जो टाइम होता है वो कम समय के लिए होता है, और वर्ष का अधिकतर भाग ग्रीष्मकालीन होता है, जिसमें तापमान की अत्यधिक ऊंची दर पाई जाती है। और यही कारण है कि इन क्षेत्रों में घास के मैदान पाए जाते हैं, जहां कुछ कुछ जगहों पे वृक्ष मिलते हैं, और ये वृक्ष पर्णपाती प्रकार के होते हैं। तीसरा क्लाइमेट इसमें AM उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु।
तो इसमें हम देख सकते हैं कि दक्षिणी अमेरिका का भाग, कुछ उत्तरी अमेरिका का भाग, इंडिया का पार्ट, चाइना का पार्ट और दक्षिण एशिया का भाग, जिसमें इस प्रकार का सिस्टम होता है कि 6 महीने हवाएं उत्तर से दक्षिण चलती हैं और 6 महीने हवाएं दक्षिण से उत्तर चलती हैं। तो इसमें भी वर्षा अधिकतर वर्ष के 3-4 महीनों में मैक्सिमम वर्षा होती है। और इसमें क्षेत्र ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया भी एम प्रकार की जलवायु में सम्मिलित है। और वर्षा की अवधि ग्रीष्मकाल में होती है। जैसे हम इंडिया का उदाहरण लें तो वर्षा की मात्रा जुलाई, अगस्त और सितंबर 3 महीनों में ही मैक्सिमम वर्षा हो जाती है। इसी तरह से अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, तो वर्षा ग्रीष्मकाल में होती है। तो ये कुछ मानसून की विशेषताएं होती हैं। अब हम समझते हैं बी प्रकार की जलवायु को, जो कि शुष्क जलवायु को डिनोट करता है। और ये बी प्रकार की जलवायु मुख्यतया 15 डिग्री से लेके 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांशों में पाया जाता है। इसको दो रूपों में रख सकते हैं। एक है हमारा 15 डिग्री से लेके 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के बीच में, और दूसरा क्षेत्र है 30 डिग्री से लेके 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ के क्षेत्र में। तो 15 से 30 डिग्री वाला जो क्षेत्र है ये मुख्यतया उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब के क्षेत्र में है। और इस उच्च दाब के साथ साथ यहाँ हवाएं नीचे बैठती हैं, जिस कारण से बारिश नहीं हो पाती। और इस क्षेत्र के पश्चिमी भूभाग में शीत महासागरीय धाराओं का प्रभाव है, जिसके कारण इन क्षेत्रों में नमी ऊपर उठ के वर्षा नहीं करने पाती। तो ये दो रूपों में 15 से 30 डिग्री तक के क्षेत्र मरुस्थलीय भाग हैं। और 30 से 60 डिग्री के क्षेत्र ऐसे हैं जो महाद्वीपों के आंतरिक भाग में पाए जाने वाले मरुस्थल हैं, क्योंकि हवाओं की नमी वहां पहुंचते पहुंचते समाप्त हो जाती है, जिस कारण से वहां वर्षा नहीं होने पाती है। तो बी टाइप के क्लाइमेट को सबसे पहले हम रखते हैं बी एस, कैपिटल एस सेकेंड ऑर्डर, और दूसरा बी डब्ल्यू। तो एस है स्टेपी टाइप की क्लाइमेट जो अर्ध शुष्क प्रकार की क्लाइमेट है, और बी डब्ल्यू जो है वो मरुस्थलीय प्रकार की क्लाइमेट है। तो एस को हम लोग फिर से दो भाग में रखते हैं, बी एस और स्मॉल के, और बी एस और एच। इसी प्रकार से रखते हैं यहाँ बी डब्ल्यू स्मॉल के और बी एस स्मॉल के। तो बी का क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होता है। हर लेटर का एक पर्टिकुलर मीनिंग है। इसमें जहां एच यूज हुआ है, एच का मतलब कि गर्म जलवायु, के का मतलब ठंडी जलवायु, शुष्क है ही, तो उष्ण कटिबंधीय एस स्टेपी अर्ध शुष्क जलवायु। और ये जलवायु जहाँ पे तापमान कम होता है, के शीत प्रधान को शो करता है, एच जो कुछ गर्म जलवायु को शो करता है, मरुस्थल को शो करता है। तो बी डब्ल्यू के शुष्क मरुस्थल जहाँ पे तापमान कम हो, बी एस एच जहाँ तापमान ज़्यादा हो लेकिन यहाँ उष्ण कटिबंधीय स्टेपी प्रकार की जलवायु हो, बी एस के यहाँ शीत कटिबंधीय अर्धशुष्क मरुस्थल हो। तो एस शो करता है स्टेपी को, के शो करता है लो टेम्परेचर को, एच शो करता है हाई टेम्परेचर को। तो ये बी का क्लासिफिकेशन है। तो इसमें जो सबसे पहला है बी एस के, तो बी एस के जो उष्ण कटिबंधीय शुष्क अर्ध शुष्क मरुस्थल और उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थल, इन दोनों की जलवायु एक ही प्रकार की होती है। लेकिन जो अर्ध शुष्क क्षेत्र हैं वहाँ पे वर्षा की मात्रा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलों की अपेक्षा अधिक होती है। तो जो स्टेपी टाइप के जलवायु हैं, ये बी डब्ल्यू के, दिस इज बी डब्ल्यू के। तो जो स्टेपी प्रकार की जलवायु है वहाँ वर्षा की मात्रा डब्ल्यू प्रकार की जलवायु से अधिक होती है। और जो बी डब्ल्यू एच है, बी डब्ल्यू एच जो उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल को शो करता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा तापमान होता है और शुष्क मात्रा अधिक होती है। ऐसे ही उदाहरण के लिए एक प्लेस है अल अजीजिया, लीबिया में है, और अल अजीजिया में मैक्सिमम टेम्परेचर 58 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अब इसी प्रकार से देखते हैं हम लोग सी प्रकार की जलवायु को। तो सी को मुख्यतया 4 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा सी एफ ए, दूसरा है सी एफ बी, तीसरा है सी डब्ल्यू ए, और चौथा है सी एस।
इसमें यदि ध्यान से देखा जाए तो मध्य अक्षांशीय जलवायु में CFA, एफ है और ए है। सी के साथ एफ मीन्स जिसमें कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, और ये जलवायु मुख्यतया महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाई जाती है। जैसे महाद्वीपों के पूर्वी भाग में देख सकते हैं उत्तरी अमेरिका का दक्षिणी पूर्वी भाग, एशिया का दक्षिणी पूर्वी भाग, दक्षिण अमेरिका का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का। इस जलवायु में चक्रवाती वर्षा होती है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, पूरे वर्ष एक्टिव रहते हैं। इसमें अस्थिर प्रकार की वायु राशियां पाई जाती हैं। तो CFA प्रकार की जलवायु में पूरे वर्ष भर वर्षा होती है। CFA के विपरीत CFB प्रकार की जलवायु ये पाई जाती है महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में। तो CFB प्रकार की जलवायु वेस्टर्न पार्ट को शो करती है, और इस वेस्टर्न पार्ट में A शो करता है अत्यधिक गर्म ग्रीष्म ऋतु और B शो करता है सामान्य गर्म ग्रीष्म ऋतु। CFB प्रकार की जलवायु में समुद्री प्रभाव के कारण तापमान सम रहता है और वर्षा पूरे वर्ष भर होती है, लेकिन सर्दियों में ये वर्षा अधिक होती है। अब CWA उष्ण आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है। ये उत्तरी भारत के मैदान में और चीन में विस्तृत है। इस जलवायु की मुख्य विशेषता होती है कि शीत ऋतु में तापमान अधिक होता है, और जो सबसे विशिष्ट प्रकार की जलवायु है दैट इज CS भूमध्य सागरीय जलवायु। ये है हमारा भूमध्य सागर, और इस भूमध्य सागर के किनारे पाई जाती है अफ्रीका महाद्वीप में और यूरोप महाद्वीप में। इसके साथ साथ वेस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है, ऑस्ट्रेलिया का वेस्टर्न पार्ट है। तो ये पश्चिमी क्षेत्रों में ही पाई जाती है। इस जलवायु की प्रमुख विशेषता होती है कि इसमें समर सीजन ड्राई होता है। एस लगा हुआ है तो एस मीन समर ड्राई। तो इसमें समर सीजन में उच्च वायुदाब की पेटियां इस तरफ मूव करती हैं, अगर हमने हाई प्रेशर वाला बेल्ट समझा हो तो। और गर्मियों के समय में उच्च वायुदाब होने के कारण यहाँ पे वर्षा नहीं होती है, जबकि जाड़ों के समय ये पछुआ पवनों के प्रवाह में आ जाता है। तो चूंकि इनकी लोकेशन ऐसी है कि पछुआ पवनें समुद्र से आती हैं तो जलवाष्प की मात्रा को ग्रहण करके आती हैं, वो इन क्षेत्रों में वर्षा कराती हैं। यहाँ पे वार्षिक वर्षा 30 से लेकर 90 सेंटीमीटर तक होती है। तो यही कारण है कि सर्दियाँ माइल्ड होती हैं, गर्मी में तापमान लगभग 20 डिग्री के आसपास होता है। तो ये कुछ भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशेषताएं हैं जिसको हम लोग कोपेन के वर्गीकरण में कैपिटल C और स्मॉल s से प्रदर्शित करते हैं। अब चौथा प्रकार कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट, जिसको D से शो किया था। तो D के साथ D का सब डिवीजन DW और DF। DF मीन्स कोल्ड जलवायु जिसमें कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता है। W मीन्स कोल्ड जलवायु जिसमें विंटर ड्राई होता है। तो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं ये DW का क्षेत्र है, ये जो ब्लू कलर का है, जो विंटर ड्राई ये वाला ऊपर, और इसके बीच में कुछ क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे कोई भी ड्राई सीजन नहीं होता, जो DF को प्रदर्शित करता है। DW वाले क्षेत्र में जाड़ों के समय प्रति चक्रवात का विकास होता है, जिसके कारण तापमान बहुत नीचे रहता है, और वर्ष के 6 से 7 महीने में रात का तापमान हिमांक बिंदु से भी नीचे हो जाता है। तो ये काफ़ी ठंडे प्रदेश हैं। और DF में जहाँ पे बारिश की मात्रा होती रहती है, तो यहाँ पे जलवायु ठंडी है लेकिन आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है। शीत ऋतु बहुत ही ज्यादा बर्फीली होती है। नेक्स्ट जो पांचवा था वो पोलर क्लाइमेट। पोलर क्लाइमेट को शो किया है ई से, और ई में दो आए हैं ET और EF, ये दोनों कैपिटल हैं। टी क्लाइमेट शो करता है टुंड्रा प्रकार की जलवायु को, और टुंड्रा बेसिकली छोटी वनस्पति, काई, छोटे पुष्पी पौधे या इस तरह से वनस्पतियों के समूह की जलवायु को प्रदर्शित करता है। इसमें वर्ष के 3 से 4 महीने केवल तापमान 0 से 10 डिग्री तक होता है, जिसमें ऊपर की कुछ सतह की नमी पिघल जाती है, जबकि नीचे की पूरी सतह पूरे वर्ष भर जमी रहती है। इस जमी हुई सतह को हम लोग कहते हैं परमाफ्रॉस्ट। तो ये जोन परमाफ्रॉस्ट को सपोर्ट करता है। कौन सा? ET क्लाइमेट। और जो ऊपर की लेयर होती है दिस इज नोन एज एक्टिव लेयर। इस लेयर में इसकी नमी 4 महीने के लिए पिघलती है और बाकी समय ये फिर से जम जाती है। तो ये टुंड्रा क्लाइमेट की विशेषता होती है। तो परमाफ्रॉस्ट
टुंड्रा क्लाइमेट में पाया जाता है। वर्ष के 3-4 महीने ही ग्रोइंग सीजन होते हैं, तो इसलिए इसमें वनस्पतियों का प्रॉपर विकास नहीं होने पाता, तो बहुत छोटे स्तर पे वनस्पतियां पाई जाती हैं। EF इज परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड। तो इसमें हम लोग मैप पे देख सकते हैं कि ये जो हाईलैंड है बीच बीच में कहीं या किनारे वाले भाग हैं, ये पाए जाते हैं हमारे ET टुंड्रा क्लाइमेट है। जबकि जो परमानेंट फ्रोजन ग्राउंड है EF प्रकार की क्लाइमेट, ये देखिए ग्रीनलैंड के आंतरिक भाग में, अंटार्कटिका महाद्वीप जहाँ पे पूरे वर्ष भर बर्फ जमी होती है, ये EF से प्रदर्शित किए जाते हैं। तो कोपेन ने इस तरह से पूरे वर्ल्ड को जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया। नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हैं, दिस इज क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज कुछ एविडेंसेस के आधार पे हम ये प्रमाणित करते हैं कि क्लाइमेट में परिवर्तन हुआ है। तो बेसिकली जियोलॉजिकल एविडेंसेस से ये शो होता है कि पृथ्वी ने ग्लेशियल पीरियड और इंटर ग्लेशियल पीरियड को फेस किया है। उसी तरह से सेडिमेंट के डिपॉजिट हैं जो वार्म और कोल्ड पीरियड को प्रदर्शित करते हैं। रिंग्स ऑफ ट्रीज, इसको कहा जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ये बेसिकली ट्री रिंग के आधार पे जो पेड़ होते हैं उसमें रिंग ऐसे ऐसे बनते हैं इस तरह से, उन रिंग्स के आधार पे हम लोग उनकी आयु ज्ञात करते हैं, और इन रिंग्स से उस समय के तापमान या जलवायु को भी प्रदर्शित किया जाता है, क्योंकि इन रिंग के संरचना में तापमान बदलने से, वर्षा की मात्रा बदलने से परिवर्तन आ जाता है। तो ये भी वेट और ड्राई पीरियड को शो करते हैं। देन आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स, जो जलवायु के पूरा जलवायु के प्रमाण हैं, इनसे प्रदर्शित होता है कि राजस्थान जो आज के टाइम पे मरुस्थल है, वो 8000 BC पहले वहाँ वेट था, नम था और कूल क्लाइमेट थी। और आज की भी डेट में राजस्थान में बहुत सारे पैलियो चैनल्स मिले हैं जो ये शो करते हैं कि कभी न कभी वहाँ नदियों का प्रवाह रहा होगा। इसी तरह से प्लीस्टोसीन पीरियड में, प्लीस्टोसीन इपो में ग्लेशियर और इंटर ग्लेशियर पीरियड बनते रहे हैं, और इसमें जो पीक ग्लेशियल पीरियड है वो लगभग 18,000 साल पहले घटित हुआ था। इसी क्रम में रिसेंट पास्ट की क्लाइमेट हम देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ अभी पिछली शताब्दी में। तो 1990 का दशक था, ये काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा, और गर्म के साथ इसमें कहीं पे बहुत ज़्यादा वर्षा हुई, बाढ़ की घटनाएं हुई। जो सूखे को देखते हैं तो 1967 से 67 से 77 तक साहेल रीजन में, ये जो अफ्रीका का मानचित्र हम लोग बनाते हैं तो यहाँ पे सहारा मरुस्थल है, सहारा के साउदर्न पार्ट दिस इज नोन एट साहेल रीजन। तो साहेल रीजन में 1967 से लेके 77 तक बहुत ही ज़्यादा ड्राउट का परिघटना हुआ, सूखे की मात्रा, ये शो करता है जलवायु परिवर्तन को। तीसरी चीज 1930s में जो ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा सूखे की परिघटना हुई जिसको डस्ट बाउल कहा जाता है। यूरोप ने लिटिल आइस एज देखा। लिटिल आइस एज क्यों कहते हैं, क्योंकि 1550 से लेकर 1850 तक यूरोप की क्लाइमेट में तापमान काफ़ी नीचे रहा, तो इसको लिटिल आइस एज कहा जाता है। इसी तरह से 1885 से 1940 तक के टेम्परेचर को जब हम लोग देखते हैं तो वो टेम्परेचर कंटिन्यूअस बढ़ रहा है। तो ये परिघटनाएं शो करती हैं कि हमारी पृथ्वी पे जलवायु परिवर्तित होती रही है। अब इस जलवायु के कारण क्या क्या हो सकते हैं, तो काजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज को हम लोग दो कैटेगरी में रखते हैं। पहला है एस्ट्रोनॉमिकल काजेज, जो पृथ्वी के बाहर के कारण है, और दूसरा है हमारा टेरेस्ट्रियल काजेज, जो पृथ्वी से संबंधित कारक है। तो इसमें सबसे पहला है एस्ट्रोनॉमिकल काजेज में चेंज इन सोलर आउटपुट, और ये हमने सीखा हुआ है कि जब सौर कलंक की स्थिति होती है तो आउटपुट बढ़ जाता है, जब सौर कलंक नहीं होता है तो आउटपुट कम हो जाता है। तो जैसे ही सोलर आउटपुट में कमी आएगी, तो सोलर आउटपुट में कमी होने से पृथ्वी के ऊपर भाग में तापमान कम हो जाता है, और तापमान कम होने से ही पृथ्वी पे जलवायु की कंडीशन डिसाइड होगी। दूसरा है मिलांकोविच ऑसिलेशन। ये सर्बियन साइंटिस्ट मिलांकोविच के नाम पे इस दोलन का नाम रखा गया है, और ये 3 भाग में काम करता है। पहला, जो पृथ्वी की कक्षा है उसमें चेंज होता रहता है, बैलेंस होता रहता है। ये कक्षा कभी इधर मूव करती है, कभी इधर मूव करती है।
ये तकरीबन 1 लाख साल का साइकिल होता है। जो पृथ्वी का झुकाव है, जो 23.5 डिग्री का झुकाव है, इस झुकाव में परिवर्तन होता रहता है। कभी ये हल्का सा कक्षा हल्की सी झुकाव कम हो गई, कभी ये अधिक हो गई, तो ये 20 डिग्री से लेके 25 डिग्री के बीच में मूव करता रहता है। और तीसरा, जो पृथ्वी रोटेट कर रही है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें परिवर्तन होता है, इस एंटी क्लॉकवाइज वाली कंडीशन में। तो इन तीनों ही दशाओं में सूर्य से जो आउटपुट मिलता है, हमारी पृथ्वी पे जो एनर्जी आती है, उस एनर्जी की कंडीशन में परिवर्तन आ जाता है। तो इसको हम लोग मिलांकोविच दोलन या मिलांकोविच ऑस्किलेशन बोलते हैं। दूसरे कारण में जब पहला हम देखते हैं ज्वालामुखी प्रभाव। जब ज्वालामुखी फटता है तो धूल और धुएं के कण पूरे आसमान में छा जाते हैं, तो इससे पृथ्वी की सतह पे आने वाला सूर्यातप काफ़ी हद तक कम हो जाता है। इसके कारण जलवायु शीतल होने लगती है। तो इस तरह के परिवर्तनों को हम लोग टेरेस्ट्रियल कॉजेज कहते हैं। और जो इस समय सबसे मुख्य है वो एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट, जो मनुष्य ने परिवर्तन किए हैं। और ये मनुष्य फॉसिल्स फ्यूल को जला के कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा को वायुमंडल में रिलीज करके जो परिवर्तन किया है, इसको हम लोग एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट कह सकते हैं। तो ये 2 कारण हैं प्रमुखतया जिनसे हमारा जलवायु में परिवर्तन हो रहा है। और इस जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही बड़ा प्रभाव है, मेजर प्रभाव है, जो इस समय ऐसे ही बर्निंग इश्यू है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है उसको हम लोग समझेंगे, कैसे गैसें काम करती है वो देखेंगे हम लोग। तो ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारी गैसें ऐसी हैं जिनको ग्रीन हाउस गैसेज कहा जाता है, जो पृथ्वी के तापमान को बढ़ाने में मदद करती हैं। तो इनको ग्रीन हाउस गैसें क्यों कहते हैं? ग्रीन हाउस क्या होता है समझते हैं साहब। जो गैसें एब्जॉर्ब करती हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन को, ये हमने पढ़ा था कि जो पृथ्वी के ऊपर सूर्य से एनर्जी आती है दैट इज इन शॉर्ट वेव, लेकिन जब पृथ्वी एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है फिर रेडिएट करती है तो वो जाता है लॉन्ग वेव में, जिसको हमने पढ़ा है सोलर रेडिएशन और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, सौर विकिरण और पार्थिव विकिरण। जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं या कुछ ऐसी गैसें होती हैं जो सूर्य से आने वाली एनर्जी को तो आने देती हैं, लेकिन जो पृथ्वी से जाने वाली एनर्जी है उसको पूरी मात्रा में वापस नहीं जाने देती हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पे उन गैसों का लेयर है। इन गैसों में मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारी गैसेज हैं जो सूर्य से आने वाले ऊर्जा को तो आने देती हैं, लेकिन पृथ्वी से बाहर जाने वाली ऊर्जा को वापस नहीं जाने देती हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं रेड एरोस, ये पृथ्वी से वापस जा रही है लेकिन ये पूरी तरह जा नहीं पा रही है, इसका काफी सारा भाग पृथ्वी की तरफ आ जाता है और इसको हमने पढ़ रखा है, इसको कहते हैं काउंटर रेडिएशन। ये हमने पहले से पढ़ा हुआ है। इस प्रभाव को कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव। अब ग्रीन हाउस क्या होता है इसको समझते हैं। बेसिकली ठंडे प्रदेशों में ग्लास के हाउस होते हैं और इन हाउसेज का, इन घरों का सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी क्या होती है कि सूर्य से आने वाली एनर्जी को तो ये आने देते हैं, जो ऊर्जा पृथ्वी से जाती है उस ऊर्जा को ये वापस नहीं जाने देते। तो ये इसी में ऊर्जा रेडिएट होती रहती है, जिससे इस ग्रीन हाउस का तापमान बढ़ जाता है। तो जहाँ ठंडे प्रदेशों में क्लाइमेट खेती को सपोर्ट नहीं करता, वहाँ पे इस तरह से ग्रीन हाउस बनते हैं। ये ऊपर पूरा शीशे का बना हुआ है, तो इस शीशे के घर में तापमान बढ़ने के कारण यहाँ फसलों की खेती होती है। ये देख सकते हैं हम लोग, जो खुले में पॉसिबल नहीं था। और ये घर दूर से देखने पे ग्रीन कलर के दिखते हैं बिकॉज ऑफ वेजिटेशन, तो इसलिए इन हाउसेज को ग्रीन हाउस कहा जाता है। और जो गैसें इस तरह के प्रभाव को उत्पन्न करती हैं उन गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसों में हम देख सकते हैं मुख्यतया कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और ओजोन, ये प्रमुख ग्रीन हाउस गैसेज हैं। इन ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव कुछ कारकों से निर्धारित होता है और वो कारक हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द इंक्रीज ऑफ कंसंट्रेशन। ये ग्रीन हाउस गैसेज कितनी मात्रा में कंसंट्रेट हैं, कितनी मात्रा में संकेंद्रित हैं। दूसरा कारण है कि इनका लाइफ क्या है एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में कितने देर तक रहती हैं। और तीसरा, इसका वेवलेंथ का रेडिएशन क्या है जो इन गैसों के द्वारा एब्जॉर्ब होता है। तो इन तीनों ही कारकों पे इन ग्रीन हाउस गैसेज का प्रभाव निर्धारित होता है। इन ग्रीन हाउस गैसों के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता जा रहा है और विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती जा रही हैं। तो उसके लिए बहुत सारा इंटरनेशनल एफर्ट
प्रारंभ हो गया है। और इस इंटरनेशनल एफर्ट में जो एक महत्वपूर्ण कदम है वो दैट इज क्योटो प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल पे प्रयास प्रारंभ हुए जापान के क्योटो शहर में 1997 में, लेकिन करते करते ये प्रभाव में आया 2005 तक और इसको 141 देशों का समर्थन प्राप्त है। इसमें जो 35 औद्योगिक देश हैं उनको कहा गया कि पहले स्टेप में, पहले फेज में 2012 तक 90 वाले उत्सर्जन की मात्रा में 5% की कमी लाएं। दूसरे फेज में जो कि 2012 से 20 तक था, इसमें कहा गया कि अपने एमिशन को, जो उत्सर्जन हो रहा है, एटलीस्ट 18% तक कम करें। तो ये क्योटो प्रोटोकॉल 2020 के बाद समाप्त हुआ और इसके आगे जो डायरेक्शन है, जो रोड मैप है, इसको हम लोग पेरिस एग्रीमेंट कहते हैं। तो इस पेरिस एग्रीमेंट में देशों ने ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए और ग्रीन हाउस गैसेज के उत्सर्जन को कम करने के लिए इसी डायरेक्शन के, इसी घोषणा के अनुसार कार्य कर रहे हैं। ये डायग्राम शो करता है हमारी पृथ्वी के औसत सतही तापमान को। इस डायग्राम को हम दो पार्ट में रख सकते हैं। पहला पार्ट हमारा 1965 से 70 के आसपास है। इस भाग में हम देख सकते हैं कि ज्यादातर औसतन तापमान ये नीचे रहा। 1940 से लेके 50 तक में तापमान बढ़ा, फिर कम हुआ, फिर बढ़ा। तो ये अनिश्चित प्रकार की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन इसको हम 1970-75 से लेके वर्तमान तक देखते हैं। इसमें देख सकते हैं कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअस बढ़ रहा है और ये 2000 तक तो बढ़ा ही है, 20वीं शताब्दी तक, लेकिन 21वीं सदी में भी ये थमने का नाम नहीं ले रहा और इसकी ट्रेंड लगातार अपवार्ड बनी हुई है। इसको हम दूसरे डायग्राम से और क्लियर करते हैं। ये डायग्राम है 1980 से लेके ये 2023 तक का। तो इसमें हम देख सकते हैं कि अगर 2000 तक की बात की जाए, सपोज ये 2000 को शो करता है, तो 2000 से पहले तक 1998 सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा, लेकिन अभी तक देख रहे ये कर्व फ्लक्चुएट करते लगभग ये ऊपर की तरफ जा रहा है और 2023 अभी तक का सबसे गर्म वर्ष घोषित किया गया। और ये हमारे लिए चिंता का सबब है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग के बहुत ही ज़्यादा दुष्परिणाम मानवीय समुदाय को झेलना पड़ेगा। और केवल मानवीय समुदाय ही क्यों, पूरे जैविक समुदाय को झेलना पड़ेगा। और क्या क्या परिणाम हो सकते हैं? तो पहला परिणाम है कि राइज इन द सी लेवल, बहुत ज़्यादा आइस मेल्ट हो रहे हैं, बड़े बड़े ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और इनके पिघलने से जो समुद्र तट पे बसावट है, नगर हैं, वन क्षेत्र हैं, इन सबका विनाश होना निश्चित है। बहुत सारे लो लाइंग कंट्रीज जैसे मालदीव हैं, द्वीपीय देश हैं, उन सबों के डूबने का खतरा बना हुआ है। इससे मनुष्य के स्वास्थ्य पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। बहुत सारे हीट स्ट्रोक चल रहे हैं, गर्मियों में हीट वेव चल रहे हैं, तो बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है उससे। इसके बाद लार्ज पार्ट ये जो इनंडेशन हो जाएगा, समुद्र के नीचे चला जाएगा, तो उस जनसंख्या को कहाँ शिफ्ट किया जाए, वो लोग करेंगे क्या, उनकी आजीविका के साधन क्या होंगे? तो इससे बहुत ज़्यादा हमारी सामाजिक समस्याओं में वृद्धि होगी। इसके बाद जो प्रिसिपिटेशन का पैटर्न है, जो शुष्क प्रदेश हुआ करते थे वहाँ वर्षा हो रही है, जो वर्षा वाले क्षेत्र थे वहाँ पे शुष्क प्रदेश हो रहे हैं, सूखे पड़ रहे हैं। तो इससे हमारे एग्रीकल्चर पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है और खाद्यान्न की कुल उत्पादकता में परिवर्तन आया है। और कुल के बाद ओवरऑल स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम। इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इस जलवायु परिवर्तन के कारण हमारा पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र दबाव महसूस कर रहा है। तो ये सब इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग के। अगर इनको अच्छे से हैंडल नहीं किया गया तो आने वाले समय में मानव समुदाय और भी जैविक समुदाय हैं, इन सबको समस्या का सामना करना पड़ेगा। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।